गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य के स्वरूप के बारे में जाना था और ये जो क्लास है इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है मौर्य शासन प्रबंध या मौर्य प्रशासन। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे जो शासक थे वो न केवल एक कुशल योद्धा थे। योद्धा का प्रमाण तो आपने देख लिया कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का अंत किया और इतनी बड़ी नंद सेना के साथ युद्ध करके उसमें विजय हासिल की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इसी तरह से बिंदुसार ने अपने विरासत में मिले इस राज्य को, उसकी सीमाओं को बनाए रखा। और उसके बाद जो अशोक आया, बिंदुसार का पुत्र, उसने भी कलिंग युद्ध लड़कर और अपने साम्राज्य का प्राकृतिक सीमाओं तक विस्तार कर दिया। तो एक कुशल योद्धा के रूप में आप मौर्य शासकों को जान गए हो, लेकिन कुशल योद्धा के साथ साथ वो एक कुशल प्रशासक भी थे। दे वर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। और इस प्रशासन की जो नींव थी वो रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? एक बहुत बड़ा विद्वान और उसका प्रधानमंत्री जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। इन्होंने एक ऐसे शासन प्रबंध की नींव रखी जो कि आगे आने वाली कई सदियों तक, यहाँ तक मगध राज्य के प्रशासन की बात है तो ये एक तरह से कई सदियों तक मौर्य प्रशासन ही थोड़े बहुत अलग रूप में कई वर्षों तक चलता रहा। तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उससे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास मैगस्थनीज की इंडिका है जिसमें हमें मौर्य प्रशासन की कुछ झलक मिलती है। तो देखिए, मौर्य सम्राटों ने अपना जो प्रशासन था उसको मुख्यतः 3 भागों में बांट रखा था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके अंतर्गत हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक तो राजा के बारे में और दूसरा उसकी मंत्री परिषद के बारे में। तो देखिए, राजा के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ मौर्यन नेचर ऑफ द मौर्यन स्टेट में, और मैंने आपको बताया कि राजा जो है वो सर्वे सर्वा होता था। सारा प्रशासन राजा के इर्द गिर्द घूमता था। राजा के मुख से निकला शब्द कानून बन जाता था। राजा कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका का अध्यक्ष होता था और राजा की शक्तियां निरंकुश होती थी। बहुत ही ठाट बाट से वो अपने राजमहलों में, बड़े बड़े राजमहलों में बड़े शानो शौकत से रहता था। उसके जो वस्त्र होते थे वो विभिन्न पत्थरों, कीमती पत्थरों, सोने चांदी से जड़ित होते थे और उसका जो राजमहल होता था वो सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता था। चंद्रगुप्त मौर्य जब भी राजमहल के कहीं बाहर जाता था तो साथ में उसके अंगरक्षक होते थे। उस समय स्त्रियां अंगरक्षिका के रूप में भी हुआ करती थी। और राजा के बारे में किसी को ना पता लग पाए या कोई षड्यंत्र ना कर पाए, ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन वो अपने कक्ष बदल कर सोया करता था। यानी सोने का जो कमरा होता था ना, शयन कक्ष, वो बदल बदल कर जो है उसमें सोया करता था। देखिए, अगर हम देखें तो राजा की जो शक्ति है वो दिखने में बिल्कुल निरंकुश लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था। मैगस्थनीज लिखता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा था, वो लिखता है कि राजा जो है सारा दिन काम में लगा रहता था, जनता की भलाई में लगा रहता था। सदैव उसके राजमहल के जो द्वार हैं वो दीन दुखियों की सहायता के लिए खुले रहते थे। और
जैसे कि अशोक के बारे में तो आप जानते हो, अशोक कहता था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। और जैसे मैं अपनी संतान की इहलोक और परलोक में सुख की कामना करता हूँ, इसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिए सुख की कामना करता हूँ। तो इस तरह के विचार थे। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो देखिए, जैसे कि चाणक्य ने कहा था, और ये बात सही भी है, कि कोई भी प्रशासन है, राजा अकेला नहीं चला सकता। रथ जो है वो एक पहिए से नहीं चलता, यानी मंत्रियों की नियुक्ति करना बहुत आवश्यक है, सलाह लेने के लिए और कार्य में मदद करने के लिए। तो जैसे आज के समय में मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी सहायता के लिए बहुत से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसे ही उस समय मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो बहुत उच्च अधिकारी, उच्च मिनिस्टर्स थे, उनको जो है तीर्थ भी कहा जाता था, वरना महामात्या, महामात्र, इस तरह से उनके नामकरण थे। तो एक एक करके हम जो है मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री। तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य या कौटिल्य था, जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति था। प्रधानमंत्री के पद पर सर्वोत्तम गुणों वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, क्योंकि उसका कार्य होता था सभी विभागों पर निगरानी रखना और राजा की अनुपस्थिति में सारे कार्य करना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बिंदुसार के समय में भी कुछ समय तक जो है चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर रहा, और चाणक्य ने अपने अनुभव से उस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री के बाद होता था पुरोहित। पुरोहित शब्द से आप समझ सकते हो कि ये धार्मिक मामलों का मंत्री हुआ करता था। कोई भी धार्मिक कार्य है, जैसे उस समय यज्ञ आदि हुआ करते थे, तो उन यज्ञों में पुरोहित का सबसे बड़ी भूमिका होती थी। पुरोहित का बहुत ऊंचा स्थान होता था, समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से, दरबार में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ तक कि राजा भी कई बार पुरोहित की आज्ञा का पालन किया करते थे। इसके बाद एक और मंत्री होता था, सेनापति। उसको सेनापति कहा जाता था। वैसे तो राजा समस्त सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था, लेकिन एक सेनापति की अलग से नियुक्ति की जाती थी, जिसका कार्य होता था सेना का गठन करना, सैनिकों को प्रशिक्षण देना और युद्ध के समय अपने सैनिकों को लेकर रणभूमि में या रण क्षेत्र में उपस्थित रहना, ये उसका कार्य हुआ करता था। इसके बाद हम बात करते हैं एक और मंत्री की, जो होता था समाहर्ता। समाहर्ता मीन्स कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। इसका कार्य होता था कर एकत्रित करना, और साम्राज्य में आय जो होती है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा, यही जो है समाहर्ता के नाम का जो मिनिस्टर था ये रखा करता था। इसके बाद एक और मिनिस्टर था जिसका नाम था सन्निधाता। सन्निधाता का अर्थ होता है राजकोष का मंत्री, ट्रेजरार जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो है राजकोष का मंत्री होता था, यानी राजकोष का अध्यक्ष होता था। और इसके बाद होता था द्वारिक। द्वारिक जो है राजमहल के कार्यों का मंत्री हुआ करता था। इसी तरह एक मंत्री होता था कारमांतिक। कारमांतिक जो है ये सभी जितनी भी खानें होती थी, जैसे कोयले की खान, लोहे की खान, सोने की खान, उन सब का अध्यक्ष होता, मतलब उन सब का मंत्री होता था। खानों और कारखानों का जो भी कार्य होता था वो इसी मंत्री की अध्यक्षता में किया जाता था। एक होता था अंतपाल। अंतपाल वो मंत्री था जो कि सीमांत क्षेत्र में जो दुर्ग हुआ करते थे उनकी देखरेख किया करता था। एक होता था दुर्गपाल। दुर्गपाल वो व्यक्ति होता था जो कि
वो मंत्री था जो कि साम्राज्य के अंदर जो दुर्ग थे या राजमहल थे उनका कार्य देखा करता था। अनंतपाल और दुर्गपाल में ये अंतर है। अनंतपाल सीमांत क्षेत्रों के दुर्गों की देखभाल करता था और दुर्गपाल भीतर के जो दुर्ग होते थे उनकी देखभाल किया करता था। इसके बाद एक और मंत्री का नाम हम लेते हैं, वो है दंडपाल। दंड यानी दंड देने का कार्य, यानी पुलिस अधिकारी या पुलिस का मंत्री। तो इसका कार्य होता था चोरों को, हत्यारों को पकड़ना, उनको दंडित करना और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करना या बनाए रखना। एक होता था प्रशस्ता, ये लेखा मंत्री हुआ करता था, अभिलेख मंत्री। प्रशासन का सारा जो रिकॉर्ड होता था ना, ये उसके कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता था। दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हुआ करती थी दरबार की, ये उनका रिकॉर्ड भी रखा करता था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एक और एस्पेक्ट की, कि जितने भी ये मंत्री होते थे, जितने भी विभाग होते थे इनके, इन मंत्रियों के अतिरिक्त उनमें अध्यक्ष भी हुआ करते थे, सुप्रिटेंडेंट्स होते थे हर एक विभाग के। इस तरह के हमें 26 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, नगराध्यक्ष। तो इस तरह से हमें ये उल्लेख मिलता है। एक सेकंड होल्ड रखिए आप। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य इतना विस्तृत था कि उसको एक जगह से नहीं चलाया जा सकता था। तो प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा हुआ था। ठीक है, प्रोविंसेस। जैसे आज के टाइम में आप देख लीजिए कि जैसे इंडिया है, इंडिया को 28 स्टेट्स में बांटा गया है। ठीक है ना, प्रशासन की सुविधा के लिए। ऐसे उस समय 4 प्रांत थे, 4 मुख्य प्रांत थे। जो एक प्रांत का नाम था उत्तरापथ। उत्तरा मतलब नॉर्दर्न साइड वाले। इसमें आज के समय का बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान, ये प्रदेश सम्मिलित थे। उत्तरापथ की जो, इन सभी प्रांतों की अलग अलग राजधानी थी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला आप जानते हैं कि ये आज के उत्तर पश्चिम में है, यानी पाकिस्तान में है। और एक समय गांधार राज्य होता था, गांधार महाजनपद, उसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। ठीक है। इसी तरह से दक्षिण पथ, दक्षिण पथ जो है विंध्याचल पर्वत से लेकर और मैसूर तक विस्तृत थी। इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, जो आज के कर्नाटका में है। इसी तरह से एक होता था अवंती पथ, एक जो प्रांत था। अवंती में आते थे अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, और इसके अंतर्गत गुजरात और मालवा के जो प्रदेश हैं, यानी आज का मध्य प्रदेश और गुजरात, वो आता था। और एक था पूर्वी प्रांत, उसका नाम ही पूर्वी प्रांत था। पूर्वी प्रांत यानी वो प्रांत था जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता था, जिसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो उड़ीसा है, ये जो क्षेत्र है सारा, ये पूर्वी प्रांत कहलाता था। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि मगध राज्य की राजधानी थी। अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग का युद्ध किया, उसको जीत लिया, उसके पश्चात उसने एक 5वां प्रांत बनाया था, कलिंग प्रांत, जिसकी राजधानी का नाम रखा गया तोशाली। अब ये जो प्रांत होते थे, इन पर कौन शासन करता था? इन पर शासन करते थे राजकुमार या युवराज या राजघराने से संबंधित जो पुत्र होते थे, राजा के पुत्र जैसे, या उसी के, अगर पुत्र नहीं है तो उसी की रिश्तेदारी में जो कोई होते थे, तो वो प्रांतों के कुमार होते थे। उनको कुमार कहा जाता था या गवर्नर कहा जाता था। और उनका वही कार्य होता था जो कि राजा का केंद्र में होता था, शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है,
राजा के जो आदेश होते थे उनको लागू करवाना, समय समय पर प्रांतों का निरीक्षण करना, ये उनका कार्य होता था। ठीक है, तो ये था प्रांतीय प्रशासन। बाकी जो है फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।